हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे पोएम द लेक ऑफ आइल आइनस्फ्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ आइनस्फ्री? थिंक अबाउट, यानी कि जो आइनस्फ्री जगह है वो किस तरह की है, इसके बारे में आपको सोचना है। फर्स्ट है द थ्री थिंग्स द पोइट, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है द थ्री थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक देयर। जो पहले स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है कि कभी 3 कामों को करना चाहता है जब वो वहाँ पे जाएगा। सेकंड है व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन हिम। वो वहाँ पे क्या सुनेगा, क्या देखेगा और इन दोनों कामों का जो इफ़ेक्ट है पोइट के ऊपर वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट एंड थर्ड है व्हाट ही हियर्स इन हिज हर्ट्स कोर, यानी कि अपने हर्ट के किसी कोने में वो क्या सुनेगा। इवन व्हेन ही इज़ फॉर अवे फ्रॉम आइनस्फ्री, यानी कि जब वो उस जगह से दूर होगा तब भी उसे उसके हर्ट में क्या सुनाई देगा वो आपको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आंसर इज़ द थ्री थिंग्स। कभी क्या करना, आप बताएं आप लोग कि कभी क्या करना चाहता है। पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि कभी कुछ चीज़ों को करना चाहता है, वो कौन कौन सी चीज़ें थीं वो आपको पहले इमेजिन करनी है कि क्या क्या था। द थ्री थिंग्स दैट द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज़ टू आइनस्फ्री एज फॉलोज़, यानी कि जो कभी है वो 3 कामों को करना चाहता है जब वो आइनस्फ्री जगह पे जाएगा। फर्स्ट इज़ ही वांट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन विथ क्ले एंड बेटल। सबसे पहली चीज़ है वो वहाँ पे छोटा सा घर बनाएगा मिट्टी और लकड़ी के साथ में। सेकंड इज़ ही वांट्स टू प्लांट 9 रोज ऑफ बीन्स। सेकंड काम क्या करेगा, वहाँ पे 9 लंबी लंबी कतारों में प्लांट्स को उगाएगा। एंड थर्ड इज़ ही वांट्स टू कीप अ हनी वी हाइव। क्या करेगा, वहाँ पे वो जब जाएगा तो उसे हनी वी का एक पूरा सा छत्ता भी चाहिए होगा। सेकेंड आंसर है द पोइट सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई इज़ वियरिंग अ वेल। कभी कहता है कि वो जो सुबह का जो मौसम होगा ऐसा होगा जैसे कि मतलब बादल बादल से हैं, अंधेरा सा है, दिखेगा ऐसा, और ऐसा लगेगा कि जो सुबह है उसने घूंघट ओढ़ रखा हो, अपने आप को कवर कर रखा हो, किसके साथ में, अंधेरे के साथ में। यानी कि अंधेरे को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, किससे, बेल के साथ में कंपेयर किया गया है। ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, और क्या करेगा वो, क्रिकेट की साउंड को सुनेगा, आवाज़ को सुनेगा, उसके सॉन्ग को एंजॉय करेगा। ही सीज द लिनेट बर्ड्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, और शाम को आसमानों से गुजरती हुई लिनेट पक्षी को भी देखेगा। द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड द पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन। जो रात का चमकता हुआ, जो टिमटिमाता हुआ आकाश होगा और दोपहर का जो पर्पलिश ग्लो होगा, चमक होगी, उसे एंजॉय करेगा। ऑल दिस गिव हिम अ फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस, और ये सारे सीन, ये सारी चीज़ें उसे पीस प्रोवाइड करेंगी, शांति देंगी। नेक्स्ट एंड थर्ड है इवन व्हेन द पोइट इज़ फार अवे फ्रॉम आइनस्फ्री। जब कभी उस जगह से, आइनस्फ्री आइलैंड से दूर होगा, ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग द शोर इन द डेप्थ ऑफ हिज हर्ट। तो उस लेक वाटर की साउंड को भी इंजॉय करेगा, लेक वाटर साउंड को भी इंजॉय करेगा, जो कि उसके हर्ट के किसी कोने में कहीं ना कहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? कवि कह रहा है कि इसमें जो आइनस्फ्री है उसको कवि ने सिंपल नेचुरल प्लेस की जगह पे डिस्क्राइब किया है जो कि फुल ऑफ ब्यूटी है। हाउ डज़ द पोइट कंट्रास्ट इट विद वेयर नाउ स्टैंड, यानी कि वो किस तरह से अब क्या करता है, एक विरोधाभास करता है उसे, मतलब जिस जगह पे अभी वो है उसके जस्ट अपोजिट उसने आइनस्फ्री प्लेस को दर्शाया है इस कविता में। देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स लेक आइनस्फ्री एज अ प्लेस फुल ऑफ द बाउंटीज ऑफ नेचर, यानी कि कवि ने आइनस्फ्री जगह को प्रकृति की एकदम ब्यूटी को दिखाया है, एकदम शांति को बताया है वहाँ पे। ही सीज द क्लाउडी स्काई, वो वहाँ पे
बादल से भरा हुआ आकाश देखता है। द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखता है। द पर्पलिश ग्लो ऑफ आफ्टरनून सन, अब जब दोपहर का जो सूरज होता है, जो पर्पलिश ग्लो होता है, जो कलर होता है, उसको एंजॉय करता है। एंड द लिनेट वर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, अब जब शाम को आसमान में जो लिनेट पक्षी उड़ते हैं उसको बताया है। द साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग इज़ आल्सो प्लीजिंग टू हिम, अब जो एक इंसेक्ट होता है क्रिकेट, उसकी साउंड को भी वो इंजॉय करने वाला है। ऑन द अदर हैंड द पीपल वेयर ही स्टैंड्स नाउ इज़ एन अर्बन प्लेस, अब लेकिन जिस जगह पे कभी अभी खड़ा हुआ है वो कैसा है, अर्बन, शहरीय क्षेत्र है। विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर, जो कि इन सारी जो प्रकृति की जो सुंदरता है उससे वो डिवाइड है, यानी कि वंचित है। जिस जगह पे, जिस शहर में कभी है, वहाँ पे ये सारे सीन देखने को नहीं मिलते हैं। ही सेज दैट देयर आर रोडवेज एंड ग्रे कलर्ड पेमेंट्स अराउंड हिम, कभी कहता है उसके आसपास बस चारों तरफ रोड दिखाई देते हैं, पेमेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें बस कलरफुल बना दिया गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे हैप्पीनेस नहीं देते हैं, खुशी नहीं देते हैं। इसलिए वो रूरल एरिया की तरफ जाना चाहता है जहाँ पे ये सारे सीन उसे दिखाई दें। और वो जगह कवि ने आइनिस्फ्री को बताया है। डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक आइनिस्फ्री इज ओनली प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आइनिस्फ्री है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक क्रिएशन है दिमाग का। Does the poet actually miss the place of his boyhood days, या फिर जो कवि है वो वास्तव में अपने बचपन के गुजारे हुए दिन और उस जगह को मिस कर रहा है, क्या ऐसा एक्चुअल में है या नहीं है, या सिर्फ कवि का ये सिर्फ इमेजिनेशन है, उसके दिमाग की रचना है। आंसर देखते हैं। आइनिस्फ्री इज अ प्लेस दैट द पोइट यूज टू विजिट इन हिज बॉयहुड, आइनिस्फ्री वो जगह है जहाँ पे कवि बचपन में जाया करता था। एज ही लिव्स इन द सिटी नाउ, जैसे कि अब वो शहर में रहता है। ही एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू गो टू आइनिस्फ्री विच हैड पीसफुल सराउंडिंग, लेकिन अब वो वहाँ जाने की उसके दिल में इच्छा है, उसका मन है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ पीसफुल सराउंडिंग है, जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शांत है। दिस शोज़ हिज स्टेट ऑफ माइंड, और ये सारी चीज़ उसके दिमाग की एक तरह से परिस्थिति, जो माइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ माइंड है वो शो करता है। यस ही मिसेस लेक आइनिस्फ्री, बिल्कुल सही बात है कि जो कवि है वो आइनिस्फ्री जगह को मिस कर रहा है। व्हेन ही से, जब वो कहता है दैट द साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग, कि जब जो झील है उसमें जब पानी गुजरता है तो वो क्या करता है, किनारे को हिट करता है, यानी कि छूता है। इकोज इन द कोर ऑफ हिज हर्ट, तो वो जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसके हर्ट को टच करती है, छूती है। नेक्स्ट है, लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट आइनिस्फ्री, इन शब्दों को देखना है आपको जो कि कवि ने देखने और सुनने के लिए आइनिस्फ्री के लिए डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं। तो क्या क्या है, बी लाउड ग्लैड है, इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स भी है, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स भी है, व्हाट पिक्चर दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, ये जो हैं वो क्या रचना करते हैं आपके दिमाग में। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, वी कैन इमेजिन वीज बजिंग अराउंड, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कभी क्या इमेजिन करता है कि बस हमारे चारों ओर जो हैं वो मधुमक्खियाँ हों, उनकी साउंड हो, आवाज़ हो, उस सीन को वो महसूस करता है। सेकंड में है द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस द इवनिंग स्काई अपीयर्स इन द रीडर्स माइंड, अब जो ये लिनेट फ्लाइंग है, यानी कि आकाश में उड़ते हुए जो ये पक्षी है, वो क्या करता है, रीडर्स के दिमाग में एक इमेज बनाता है। यानी कि जब हम एक पोएम को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस पोएम में खोना पड़ता है, अपने आप को इमेजिन करना पड़ता है उस जगह पे, या फिर उस पूरे सारे सीन को क्या करना पड़ता है,
सोचना पड़ता है कि ऐसा होगा। अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे तो फिर उस पोएम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, जब जो कवि है इन सारे डिस्क्रिप्शंस को देता है तो हमें वो सीन को इमेजिन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसा होगा तो वो कैसा दिखेगा, किस तरह से इंजॉयफुल होगा उसके लिए। दी नेक्स्ट वन, दीज वर्ड्स ड्रॉ एन इमेजिन एंड आल्सो क्रिएट द साउंड ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक। ये जो वर्ड्स कवि ने बताए हैं वो क्या हैं, एक इमेज को ड्रॉ करते हैं हमारे दिमाग में, क्रिएट द साउंड ऑफ द लेक, और क्या करता है उस लेक में जो पानी की जो आवाज़ आती है वो क्या करती है, अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, यानी कि जब वो उसे टच करती है तो वो हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट है, लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। What do these words to mean? What do you think comes dropping slow from the veils of the morning? आप क्या सोचते हैं इन शब्दों के बारे में जो कि कवि ने बताए हैं। What does to where the cricket sings mean? अब जो क्रिकेट है, जो इंसेक्ट है, वो जब गाता है इससे मतलब क्या है कवि का, कवि क्या कहना चाहता है। These lines indicate that the feeling of being at peace. These lines indicate, ये जो लाइन्स हैं वो इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं दैट द फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस, कि ये क्या महसूस करें हम, शांति को, पीस को। सीप्स इन स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कि जो पीस है वो बहुत ही धीरे धीरे, वन बाय वन करके आती है, यानी कि धीरे धीरे आती है। ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। एज वन सीज द क्लाउडी मॉर्निंग, जैसे कि जब कोई व्यक्ति सुबह को देखता है जो कि क्लाउड से भरी हो, विच इज़ फॉलोड बाय द प्लीजेंट सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, और जिसके साथ साथ में, यानी कि उस क्लाउडी सुबह के साथ साथ में क्या किया जाए, क्रिकेट का अगर हमें सॉन्ग सुनने को मिल जाए, यानी कि साउंड सुनने को मिल जाए। द पोइट्स गेन्स पीस ऑफ माइंड, तो कवि जो है वो उसे पीस मिलती है, शांति मिलती है। दीज वाइब्रेंट sounds and scenes of nature bring a feeling of peacefulness experienced by the poet, और ये सारे सीन जो प्रकृति के सीन कवि ने बताए हैं इसके द्वारा कवि ने बहुत ही पीसफुलनेस को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, यानी कि जो कवि है वो इन सारे सीन्स के द्वारा क्या करता है, शांति उसे मिलती है, अच्छा लगता है। इस पोएम से, जो पोएम हमने पढ़ी थी ये वाली, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे, तो जब ये आंसर्स आप लोग पढ़ना तो उससे पहले क्या करना, पोएम को पढ़ना और उस पूरी पोएम को इमेजिन करना, कल्पना करना। जो कवि है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, जो अर्बन एरिया होता है, जो शहरी क्षेत्र होता है, उससे पूरी तरह से फेडअप हो गया है, ऊब गया है, अब वो वहाँ पे रहना नहीं चाहता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि उसे नेचुरल सराउंडिंग चाहिए, नेचुरल एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पे ये सारे सीन उसे देखने को मिले और वो पूरे उन सारे दृश्यों को, सारे सीन को क्या कर सके, इंजॉय कर सके। तो ये थे उस पोएम के आंसर्स जो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए, आपको अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।